तो दोस्तों इस वक्त हम लोग कश्मीर में हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव है और चुनाव के बाद क्या कुछ होगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसको जानने के लिए इस डल लेक के इस शिकारे में बैठना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे साथी हैं जो जम्मू कश्मीर को, यहाँ की सियासी जो तस्वीरें हैं उसको बहुत नज़दीक से देखते हैं। उनमें से एक साथी हैं रमीज़ जी हैं। पूरा नाम जरा रमीज़ मखदूमी, वरिष्ठ पत्रकार। रमीज़ मखदूमी जी हैं। और हमारे साथी प्रशांत टंडन जी को आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। और एक साथी हमारे उधर हैं वो दूसरे शिकारे में, जहां से ये कैमरामैन हमारे फारूक जो हैं वो कैमरा को संभाले हुए हैं। और परवेज़ रेशी हैं हमारे साथ। और हमारी पूरी टीम तो है ही। पीछे फोटो जर्नलिस्ट हैं हमारे इकबाल जी, इकबाल नाम है ना इनका? हाँ, इकबाल हैं। तो तमाम हमारे इस खासकर जो कश्मीर का जो सूरत हाल है वो समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। सीधे ज़रा एक ओपनिंग कमेंट चाहूँगा पहले प्रशांत टंडन जी आपसे। कश्मीर में हम लोग हैं और कश्मीर का एक इलेक्शन बीत चुका है, दूसरे इलेक्शन का इंतज़ार है। और श्रीनगर में, इस डल लेक में हम हैं, श्रीनगर में ही चुनाव भी है। और जब से हम आए हैं, घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। पहली अगर बात की जाए कि यहाँ के चुनाव को अगर एक नज़र से देखा जाए तो कैसे देखते हैं आप? यहाँ के लोगों से आपने बातचीत की है? देखिए, कश्मीर में इस बीच बहुत बार आया हूँ। जब 370 हटा उसके बाद भी आया था, उसके 1 महीने बाद भी आया था जब यहाँ लॉकडाउन था। 10 साल बाद राजीव जी यहाँ चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी जो थी वो सस्पेंडेड थी, और अब जब डेमोक्रेसी आई है तो स्टेट तकसीम हो चुका है, बट गया है। अब ये कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। इन सब चीज़ों का एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलेगा इन चुनाव में। जहाँ तक अभी जब आज ही हम लोग आए हैं और थोड़ी बहुत जो बात हुई है लोगों से, लोगों में गुस्सा है। और 370 बड़ा मुद्दा है। देखिए, बहुत से और मुद्दे हैं, बेरोज़गारी है, तमाम और मुद्दे हैं, लेकिन मखदूमी साहब भी डिटेल में बताएंगे हमको। लेकिन मुख्य मुद्दा यहाँ पे वो है 370 का हटाया जाना और स्टेटहुड की मांग। मोदी साहब ने भी प्रॉमिस किया स्टेटहुड का, कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में किया, बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में नहीं लिखा। हालांकि हम अभी कश्मीर घाटी में हैं, श्रीनगर में हैं, डल में हैं। यहाँ पे बीजेपी का कोई जो है लगता नहीं है कि कोई सीन होगा। जम्मू में ज़रूर पिछली बार 25 सीटें आई थी। और अभी यहाँ पे जब इस नाव पे, शिकारे पे सवार होने से पहले हम जब सड़क पे खड़े हुए थे तो एक गाड़ी गुजरी, आपने भी आवाज़ सुनी होगी, और उसमें आवाज़ आ रही थी कि जो बीजेपी को वोट देगा, बीजेपी का यार है, गद्दार है, गद्दार है। हाँ, ये नारे लग रहे थे वहाँ। उसमें आए थे। वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिनकी वो गाड़ी थी। इमरान शेख है, वो पहले वो डिप्टी मेयर रहा करते थे, हुआ करते थे। अब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उन्हीं की गाड़ी में ये चीज़ थी। और चीज़ जो यहाँ पे अभी जो देखने को मिली है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर है। कांग्रेस ने सीटें ज़रूर कम ली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा बड़ा सीटें दी हैं, लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता और भारत जोड़ो यात्रा का असर कश्मीर के आवाम में है। एक उम्मीद से वो देखते हैं, क्योंकि कश्मीरियों के साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ है पीछे, और जहाँ उनका स्टेटहुड छिन गया, 370 का एक इमोशनल धक्का ज़रूर है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा रमीज जी के पास आना चाहता हूं। और ये चूँकि लंबे वक्त से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं और उसके अलावा पूरे लगभग 30 से ज़्यादा सीटों पे कंस्टिट्यूंसी में आप घूम चुके हैं, विधानसभा में घूम चुके हैं, तो आपसे बेहतर और कौन बताएगा कि चल क्या रहा है चुनाव को लेकर। और देखिए, कश्मीर का चुनाव जो है वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस चुनाव पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। 370 के बाद ये चुनाव हो रहा है, 10 साल बाद चुनाव हो रहा है। उस लिहाज से भी देखा जाए तो क्या, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहूँगा कि यहाँ के लोगों में क्या रिएक्शन है?
ये 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है। 2014 के बाद ये पहला चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद ये पहला चुनाव है। इस लिहाज से ये इलेक्शन दिस इज़ अ क्वाइट हिस्टोरिकल इलेक्शन, ये काफ़ी तवारीखी इलेक्शन है जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि इस वक्त क्या होगा। वोटिंग परसेंटेज की जहां बात है वो काफ़ी अच्छी है पहले इलेक्शन फेज़ के बाद, लेकिन उसमें भी ये था कि पुलवामा के सीटों पे त्राल हो, पांपोर हो, उसमें कम वोटिंग हुई जो अपेक्षा थी। शुपियन में आपकी अच्छी वोटिंग हुई, किश्तवाड़ में आपकी अच्छी वोटिंग हुई, डोडा में अच्छी वोटिंग हुई। ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज काफ़ी हेल्दी है अगर हम त्राल, पांपोर और पुलवामा की सीटों को छोड़े। लोगों में यही लेकिन ये बताइए, किश्तवाड़ और बाकी डोडा इन सब जगहों पे ज़्यादा वोटिंग का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा है। किश्तवाड़ में तो 81% वोटिंग है। हाँ, इंद्रवाल की सीट ने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। पहलगाम में भी बहुत अच्छा वोट हुआ जो दक्षिण कश्मीर की सीट है, लेकिन त्राल में काफ़ी कम। त्राल हिस्टोरिकली और पांपोर हिस्टोरिकली कम वोट डालने वाले इलाके हैं, वहाँ मार्जिनल इंक्रीज़ हुआ है त्राल वाली सीट पे, और जबकि पांपोर की सीट में 3% का डिक्लाइन हुआ है इस बार। 47 पड़ा था 2014 में, इस बार 44% पड़ा है। जबकि त्राल में पिछले 2014 इलेक्शन में 36 पड़ा था, इस बार 40 पड़ा है। मार्जिनल इंक्रीज़ और मार्जिनल डिक्रीज़ है। इसके अपने लोकल वजह होते हैं। यहाँ हार्वेस्टिंग सीज़न है, एक एंग्री सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन भी वहाँ रहता है जो कभी वोट नहीं करते हैं, तो उन्होंने भी अपना टेंडम बरकरार रखा। जहाँ तक मुद्दों की हम बात करें, अपने मुद्दे पूछे, यहाँ पे लोगों के साथ अगर बात करें, लोगों के लिए इस वक्त सबसे मुद्दा धारा 370 का छिनना है, हाइक इन इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो टैक्सेस की बात की जाती है वो है, वाटर बिल्स की जो बात की जाती है वो है, इन्फ्लेशन हुई है वो है। और यहाँ पे दो नैरेटिव ये है कि लोग काफ़ी समझते हैं कि हाँ, अगर कुछ हलाकतें डेथ साइकिल में काफ़ी विराम लगा है, लेकिन वहीं दूसरा तबका का नैरेटिव ये है कि यहाँ लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है रही है, तो उसको वो बैलेंस आउट करते हैं। लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और 370 के बाद क्या इसमें भी कोई चेंज आया है? 370 के बाद अगर हम देखें तो एक कम्प्लेक्स सिचुएशन हमारे पास है। टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, प्रोटेस्टर किलिंग न के बराबर हुई है, इंटरनेट बंद नहीं रहा है। मैं तो सत्य कहने वाला आदमी हूँ। कुछ चीज़ें बेहतर हुई है, लोगों का मरने पे हम खुश नहीं हैं, माए जनाजे उठे, उस पर हम वेलकम करते हैं, चाहे वो कश्मीर की सोसाइटी ने किया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। हम वेलकम करते हैं, जो लोगों के मरने पे विराम लगा उसको हम तहे दिल से वेलकम करते हैं। लेकिन एक दूसरी ओपिनियन ये है कि लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वो दूसरे सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन का है कि वो कम है। जर्नलिस्ट्स की अपनी शिकायतें रहती है जम्मू कश्मीर में कि उनकी पत्रिकाओं को प्रॉब्लम है, वो एक लिमिटेड चीज़ों पे लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो 370 के बाद अगर आप मुझे कहेंगे एज अ पत्रकार, मैं एक कम्प्लेक्स सिचुएशन देखता हूँ, जहाँ कुछ चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई है, कुछ चीज़ें बहुत नाकारा हुई है, तो ये कम्प्लेक्स सिचुएशन है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कैसे देखा जाए प्रशांत जी? 370 के बाद की परिस्थितियां, 370 से पहले, 370 जब खत्म हुआ था उसके बाद तुरंत आप भी आए थे यहाँ पे, और पिछले साल भी जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन यहाँ हो रहा था तब भी हम लोग आए थे, और अब भी हैं, चुनाव को कवर करने आए हैं, जानने के लिए, समझने के लिए आए हैं कि ये कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं और चुनाव को किस दिशा में जाते हुए देखेंगे हम, और 3 चरणों में मतदान करवाने का क्या फ़र्क यहाँ पर पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। और ऐसे में एक और भी बड़ी बात की डीलिमिटेशन, 4 सीटें बढ़ा दी गई, 3 सीट जम्मू की, 1 सीट कश्मीर की, और अब 90 सीटों की विधानसभा है। और पिछले 4 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया जब यहाँ एलजी का शासन है। वैसे में कैसे देखा जाए 370 और आज को? देखिए, 370 जब हटा, उसके कुछ दिन बाद मैं यहाँ आया था, तब बहुत स्थिति ख़राब थी। मोबाइल फ़ोन बंद थे, इंटरनेट डाउन था, लॉकडाउन था, दुकानें सुबह 7 बजे 8 बजे तक खुलती थी, उसके बाद कश्मीरी ने दुकानें अपनी बंद की थी, किसी का कॉल नहीं था। ये अपने आप लॉकडाउन जो था, ये सिटीज़न लॉकडाउन था और ये महीनों चला। तो एक गुस्सा था जिसको एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा था। प्रेस यहाँ का, अभी मखदूमी साहब ने बताया कि प्रेस ओपनली छाप नहीं सकता है, प्रेस की स्थिति बहुत ख़राब है, लोकल प्रेस की। तो बाहर का, दिल्ली से या बाहर का जो मीडिया यहाँ पे आके छापता है, कुछ लिख भी देगा तो उसके ऊपर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ये तो बात सच है कि लोकल जो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है, जो कश्मीरी है, उसको अपना एक्सप्रेशन नहीं मिला।
इसलिए इन चुनाव का बड़े बेसब्री से इंतज़ार है कि 370 पर कश्मीर का आवाम क्या कहने जा रहा है। देखिए, कश्मीर के मुद्दे को पे आप बिहार में वोट ले लें, उत्तर प्रदेश में वोट ले लें, एक नफ़रत का माहौल बना के अलग बात है, लेकिन जो स्टेक होल्डर हैं, जिनका वास्ता है 370, जिनको मरना जीना है इसमें जी। कश्मीर में, वो 370 पे क्या कहते हैं, ये हमको चुनाव के जब काउंटिंग होगी उस दिन हमको मालूम पड़ेगा कि ये कश्मीर का एक्सप्रेशन 370 पे क्या आता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबको बता दूं कि हम लोग इस वक्त कश्मीर के श्रीनगर के डल लेक में, डल झील में हैं। और डल झील कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो सर्दी में ये झील जो है जमने के कारण यहाँ पर लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, ऐसा सुनने में आया है ना। ज़रा बताइए मुझे इस झील के बारे में। ये झील बहुत अच्छी वक़्त रखता है कश्मीर में। जब भी कोई टूरिस्ट आता है, उसके जहन में अपने घर से, चाहे वो किसी भी कंट्री से आए, अमेरिका से आए, लंदन से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, पाकिस्तान से आए या किसी सऊदी अरब से आए, उसके जहन में वहाँ पहली जो जगह घूमने की है, देखने की है, वो उसको डल लेक उसके जहन में आ जाता है। और डल लेक आने से, चाहे वो सर्दियों में आए, सर्दियों में वो ज़्यादातर मज़े लेते हैं डल लेक के, क्योंकि जब ये झील जम जाता है कि लोग इस पर स्केटिंग करते हैं, छोटे बच्चे चलते हैं इसमें। इस वजह से इस झील की बहुत एक अहमियत है पूरे वर्ल्ड में, इस डल लेक की। और दूसरी बात, यहाँ पर एक तो सिंगाड़े निकलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उस पर भी अपना गुजारा करते हैं। दूसरा नदरू निकलता है, नदरू कमल ककड़ी हमारे यहाँ कहते हैं। या आपके इसमें कमल ककड़ी, तो नदरू उसको हम ऑलमोस्ट बोलते हैं। तो सिंघाड़े और कमल ककड़ी जो है, यानी कमल के फूल के जो तने होते हैं, वो ये दोनों यहाँ के फूड में भी है और उसको बेचते भी काफ़ी। बेचते भी है, उससे बहुत सारे घर भी चलते हैं। और दूसरी बात ये है कि उस पर भी गवर्नमेंट ने बैन लगाई है अब। हाँ, वो गवर्नमेंट ही करेगी, अब गवर्नमेंट ही रेट फिक्स करेगी। यहाँ पर क्या नहीं किया गवर्नमेंट ने हमारे साथ, कश्मीरियों के साथ। अब देखिए, आर्टिकल 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद, अब देखिए कश्मीरी कितने गुस्से में, अब भी वो गुस्से में है। और वो गुस्सा निकाल रहा है अब इस वजह से कि वो आप वोट डालें। वोट इसलिए डाले कि जिसने भी 370 को हमसे छीना है, उसको वो वोट नहीं देगा, क्योंकि उसके जहन में है, क्योंकि अब वो नहीं चाहता है कि हमारी माएँ अब हमारे बच्चे यतीम हो जाए, हमारी माएँ विधवा हो जाए, या हमारी बहनें भाइयों से छिन जाए। वो चीज़ अब आज का नौजवान नहीं कहता है, क्योंकि उसको टॉर्चर्ड किया गया है। अब पिछले 8, 9, 10 साल से ड्रग्स, यहाँ पर एक एजेंसी है जो ड्रग्स यहाँ फैला रही है हमारे बच्चों में। जब बंदूक बंद हो गई, बंदूक बंद होने का कारण क्या था कि लोग यहाँ, ये उसके लिए तो हर किसी कश्मीरी ने वेलकम किया है कि ये बंदूक बंद हो गया। जो नौजवान बच्चे मरते थे दिन में 8, 10, 15, 20, वो चीज़ बंद हो गई। मगर उसके बावजूद जो यहाँ पर एक नया नासूर जन्म लिया है, नया नासूर ने, वो है ड्रग। आज के नौजवान में देखिए, आपको हर 10 नौजवान में 2 आपको ड्रग पैडलर मिलेंगे जो पीते हैं खुद। पर ये बिल्कुल जहन में नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी एक एजेंसी है। ये भी इशू है। मुद्दों की बात जब हम कर रहे थे रमेश जी, तो कौन कौन से मुद्दे हैं यहाँ पे? थोड़े मुद्दे आपने बताए भी, इश्यूज जो हैं इस चुनाव में, और कौन से हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए? यहाँ पे अगर हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर हम गाँव के इलाके की तरफ जाए तो हॉर्टिकल्चर जो एक सेंसिटिव डगर पे खड़ा है, उसका बड़ा मुद्दा है। क्योंकि एप्पल ट्रेड की जब बात की जाए, एप्पल कश्मीर का सबसे बड़ा, जब यहाँ टूरिज्म बैठा था गज 25-30 साल में, उस वक्त एप्पल ने सहारा दिया था कश्मीर को। यहाँ पे हज़ारों लाखों परिवार एप्पल के ट्रेड के साथ जुड़े हैं। अब वहाँ खतरा आ रहा है कि इंटरनेशनल एप्पल कम दामों में टर्की से, ईरान से घुस रहा है। उनके इशूज़ है, खासकर टर्की या USA का एप्पल घुस
रहा है। वॉलनट का इशू है कि उसको अच्छी रेट मिलनी चाहिए। वॉलनट और एप्पल यहाँ के अच्छा है। सैफरॉन का इशू है। तो ये एग्रीकल्चरल इशू अपनी जगह है कि इनको एक अच्छा मार्केट मिलना चाहिए, अच्छी रेट मिलनी चाहिए। हालांकि प्रोडक्शन अप हुई है जिसका हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन अभी भी एप्पल फार्मर्स और सैफरॉन फार्मर्स के ढेर सारे इशूज़ है। बेरोज़गारी यहाँ सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि बेरोज़गारी ही आगे जाकर ड्रग एडिक्शन जैसे, चाहे कोई भी कंट्री यहाँ पे फैलाए ड्रग, कोई भी एजेंसी, जब बेरोज़गारी है तो बेरोज़गारी ही ड्रग का एडिक्शन है। यहाँ सुसाइड रेट काफ़ी अप हो रहा है। यहाँ पे मेरा ये मानना है कि टूरिज्म सेक्टर ने तो ग्रो किया है, उसमें कोई दूसरी बात हो नहीं सकती, क्योंकि झूठ बोलने से कुछ नहीं निकलेगा। मैं झूठ बोलने में यकीन नहीं रखता हूँ। हम वेलकम करते हैं जो टूरिज्म सेक्टर ने ग्रोथ किया है गत 3-4 साल में। कोई भी सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए टूरिज्म पीपल, शिकारे वालों को प्रेज जाना चाहिए। इन लोगों ने यहाँ पे टूरिज्म जिंदा रखा, हाउस बोट वालों ने रखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो टूरिज्म यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म से काफ़ी ज़्यादा परिवार है। लेकिन उसके अलावा भी जो दूसरे सेक्टर्स हैं उन पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। टूरिज्म मैं राजू जी आपसे एक ज़िमनी मेरी जहन में एक बात आई। आप यहाँ देखिए, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, हमारी बिजली है, हम पर ही अब ज़बरदस्ती ठोसा जा रहा है। किशनगंगा प्रोजेक्ट से हमें 13% बिजली मिल रही है, जो सालाना 24,000 करोड़ की आमदनी बनती है। अब देखिए कि सिर्फ 13% हमें दे रहे हैं और 87% बिजली बाहर बेच रहे हैं। तो उस पर कितना पैसा आ रहा है। उसके बावजूद भी हम इतने गरीब हैं कि यहाँ हम रोज़ बरोज़ हमारी जो इकोनॉमिक लेवल है वो बिल्कुल डाउन होती जा रही है। कल को मेरे पास 10 रुपये थे, आज मेरे पास 5 ही रुपये है, और कल 2 दिन बाद वो 1 रुपये में रह जाए। और ये जहन में नहीं है कि ये 10 रुपये में वापस कमाऊँगा कि नहीं, ये जहन में नहीं है। अब ये चीज़ें तो बिल्कुल बेकार ही है। यहाँ पर बहुत सारा बोझ अब एक आदमी पर, कंधों पर आ गया है कि नहीं सह सकता है इतना बोझ। अभी बिल आप देखिए, अब ये है पानी की बिल। अब हमें उतना पानी दे देगा, पानी हमारा, सब कुछ हमारा, उसके बाद भी अब हमें पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा। मैनिफेस्टो में बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बिजली का मुद्दा है किसी के? मुद्दा है ना। अभी नेशनल ने मुद्दा ये दिया है कि हम 300 लीटर फ्री देंगे। बीजेपी ने कहा हम 200 लीटर फ्री देंगे। कांग्रेस ने कहा हम 300 फ्री लीटर यूनिट कर देंगे बिजली का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक पेशन गोई करना चाहता हूँ देशबंधु पे। शायद 8 अक्टूबर को मैं सही पाऊँगा कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ मैंने देखी हैं कि जम्मू में बीजेपी का पलड़ा काफ़ी भारी रहेगा। वहाँ लोग धारा 370 पे बीजेपी के लिए निकलेंगे। जहाँ घाटी की बात हो तो एनसी कांग्रेस कोलिशन का काफ़ी बड़ा जनादेश हो सकता है। ये मैं पूछने वाला था आपसे, क्योंकि अब चूंकि जम्मू में ऑलरेडी 3 सीटें बढ़ गई हैं। पिछली बार जब 87 सीटें थी टोटल, उसमें जम्मू से 25 सीटें बीजेपी जीत के आई थी 2014 में। अब 2014 के बाद 10 साल बाद 2024 में इलेक्शन जब हम देख रहे हैं और वहाँ 3 सीटें बढ़ गई हैं, तो कितनी सीटें बीजेपी को जम्मू में आती हुई दिखाई देती हैं? मेरा ज़ाती विश्लेषण है या +2 या -2। इसी 25 में से +2 या -2? उसी में होगा। जम्मू में एक सेंटिमेंट है बीजेपी के प्रति, उसे नकारा नहीं जा सकता है। जम्मू में धारा 370 को हटाने के वाले लोग समर्थक है। जैसे कश्मीर में एनसी कांग्रेस का बड़ा जनादेश है, बड़ा कार्डर है। इवन पीडीपी का भी यहाँ कार्डर है, जो बना था आर्टिकल हटने के वक्त पीएचडी उनका ही है। और कश्मीर घाटी में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, ये मैं आपको कहता हूँ कि कश्मीर घाटी में और जम्मू में भी एनसी का खाता खुलेगा किसी जगह, लेकिन जम्मू सिटी में लग रहा है मुश्किल है कि एनसी अपना खाता खोल पाएगा। तो जब 8 अक्टूबर आएगा तो देशबंधु जैसा प्लेटफॉर्म पे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि एक सीट का विश्लेषण होना चाहिए। बड़ा ही हिस्टोरिक डे होगा और बड़े ही नैरेटिव्स की परख लगेगी उसमें। ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक डे तो होगा ही 8 तारीख, क्योंकि 10 साल बाद इलेक्शन, फिर उसके बाद 370 के बाद इलेक्शन, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 370 इलेक्शन के बाद हम इसको स्टेटहुड का दर्जा दे देंगे। जो ये भी तो डिमांड है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, वो नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। तो बहुत कुछ है, इसलिए भी वो बड़ा दिन है। और उसमें लेकिन अगर जैसे 25 सीटें या
22 सीट या उधर 28 सीट देख लें उधर जम्मू कश्मीर में बीजेपी को, और यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो क्या सरकार फिर कोalition की बनती हुई दिखाई देती है, या यहाँ जम्मू कश्मीर को पूरे ढंग से देखा जाए तो यहाँ पर एनसी कांग्रेस गठबंधन को बढ़त है, कैसे देखा जाए, या पीडीपी का क्या हाल है? यहाँ तो कोalition सरकार इलेक्शन होने से पहले ही एक किस्म से डिक्लेयर हो गई, क्योंकि एनसी कांग्रेस भी कभी पूरे मेल मिलाप में नहीं थे, उनमें भी काफ़ी मतभेद थे। अब इलेक्शन से पहले बीजेपी को दूर रखने के लिए उन्होंने तो पहले ही अनाउंस किया है कि यहाँ कोalition का सिस्टम होगा, क्योंकि किसी भी पार्टी को अपनी स्ट्रेंथ पे एनसी तो 45 ला नहीं सकता, कितनी भी वेव चले। कांग्रेस तो 45 ला नहीं सकता, बीजेपी तो 45 नहीं ला सकता। कांग्रेस तो 45 पे लड़ भी नहीं रही है ना, 30 लड़ भी नहीं रही है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे किसी पार्टी को, अगर बीजेपी भी अपना सरकार देख रही है तो वो भी किसी इंडिपेंडेंट या किसी पार्टी के सहारे देख रही होगी। तो यहाँ तो इलेक्शन से पहले ही एक हिसाब से कोalition का हमें ये भी जानना पड़ेगा कि एनसी की कांग्रेस की एक तवील बिटर हिस्ट्री भी रही है, जिसको आज राहुल गांधी या उमर अब्दुल्ला के आने के बाद लोग मिटा रहे हैं। एक वक्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो टावरिंग लीडर थे कश्मीर के, उनके उसके वक्त कांग्रेस ने ही जेल भेजा था उनको, कांग्रेस ने ही पीएम को सीएम कन्वर्ट किया था। तो धारा 370 से पहले जो सारा ग्रीवेंस था वो तो कांग्रेस के खिलाफ। एक बिटर हिस्ट्री रही है कांग्रेस और एनसी की। अब वो राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला के आते हुए जुड़े हैं, तो पहले से ही यहाँ कोalition सरकार का एक हिसाब से डिक्लेयर हो चुका है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर है यहाँ पे? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को खूब लोगों ने देखा, चाहे वो सोशल मीडिया पे थे या टीवी पे थे। राहुल गांधी की कांग्रेस से वो यहाँ आए थे। हाँ, राहुल गांधी को लोग यहाँ पर कांग्रेस से हटकर एक ईमानदार और एक उभरता हुआ नेता देख रहे हैं, और उसको जब विश्लेषण कश्मीर में किया जाता है तो वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स से ऊपर होकर किया जाता है, वो कांग्रेस के दायरे में उसको नहीं देखते हैं। राहुल गांधी का एक पर्टिकुलर फैन क्लब है जो शायद कांग्रेस को पसंद नहीं करता है लेकिन राहुल गांधी को पसंद करता है। ये बड़ी बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस को पसंद नहीं करता है लेकिन राहुल गांधी को पसंद करता है। ये एक इमेज राहुल गांधी की बन रही है जो कि पार्टी से बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, और जो ये पूरे देश में इसको देखा जा रहा है। और आप देखिए कि कुछ ऐसा ही इसी तरीके की लोकप्रियता, इसी तरीके का अंदाज नरेंद्र मोदी का भी था, लेकिन मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, था, उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। राहुल गांधी उस पोजीशन को एक्वायर करते हुए दिख रहे हैं। और लेकिन एक बात जो मखदूम साहब कह रहे हैं जम्मू के बारे में, आपको याद होगा राजीव जी कि जम्मू में जब पहली लिस्ट की घोषणा हुई तो उस वक़्त बगावत हो गई थी वहाँ बीजेपी के अंदर। अब बागी कैंडिडेट हैं, बगावत है, इसका भी काफ़ी असर होगा। तो मैं सीट बाय सीट तो ये घूम कर आए जानते होंगे, लेकिन जो मोटा मोटा मुझे अंदाज़ लगता है कि पिछली बार जम्मू रीजन से 25 सीटें आ गई थी, इस बार शायद वो 25 सीटें तो काफ़ी मुश्किल होगा ला पाना। और अगर वो रिपीट नहीं करते हैं, भले ही अभी पीडीपी साथ नहीं है, नहीं तो ये भी कह रहे हैं 25 सीटें प्लस 25 2 प्लस या 2 -2 +2 बढ़ी हुई 3 सीटें बढ़ी हैं जम्मू में। तो अगर वो बढ़ी हुई सीटों में, और न सिर्फ 3 सीटें बढ़ी हैं जबकि 370 के पक्षधर वहाँ बहुत हैं। बहुत हैं, हाँ। तो ये इससे लगता है कि जो बीजेपी, और उसके बाद भी अगर, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है वो ये कि बीजेपी चाहती है कि जम्मू रीजन से उसके पास 35 सीटें आ जाएं, 35 आ जाए ताकि वो बाकियों के साथ में मिलकर के सरकार बना ले। देखिए अगर हंग असेंबली राजीव जी आती है यहाँ, मान लीजिए जैसा इशारा कर रहे हैं मखदूम साहब, देखिए हरियाणा जैसी जगह पे भी अब वो चौटाला को जेजेपी को निकलना पड़ा साथ है, क्योंकि उनको लोकसभा में लोगों ने पनिश कर दिया। जम्मू में 370 इतना इमोशनल मुद्दा है कि बीजेपी के साथ मिलके जो भी सरकार बनाएगा वो इसी डल लेक में डूब जाएगा राजीव जी। सही बोल रहे हैं आप। लेकिन बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात होती है तो यहाँ 35 सीटों की जो बात कर रही है, लेकिन उसमें एक चीज़ और भी आप दोनों से समझना चाहूँगा। इंजीनियर रशीद, उनका कितना रोल दिखाई देता है, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले रमीज़ भाई ये छूटते हैं, जेल से बाहर निकलते हैं ज़मानत पे, बेल पे, और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि निर्दलीय काफ़ी जीत के आ सकते हैं। क्या है इसमें? मेरे हिसाब से इंजीनियर रशीद एक फैक्टर रहेंगे इस इलेक्शन में, उसको नकारा नहीं जा सकता है। उनका नॉर्थ कश्मीर में ज़्यादा असर रहेगा।
आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर सरप्राइजेज और सेटबैक्स वो देते हैं एनसी कांग्रेस कोलिशन को या किसी भी पार्टी को, तो वो ज़्यादा नॉर्थ कश्मीर से आएगा। साउथ में तो मुश्किल है उनके लिए, अगर वो खाता खोले तो एक मिरेकल के बराबर होगा। श्रीनगर में तो मुश्किल लग रहा है कि वो खाता खोल पाएंगे। एक बड़े, मुझे लग रहा है कि सेंट्रल कश्मीर की एक सीट पे और ज़्यादातर नॉर्थ कश्मीर से इंजीनियर रशीद एक फैक्टर है। अब वो वोट शेयर को कितना सीट में कन्वर्ट कर पाएंगे वो भी देखना पड़ेगा। कितना वोट काट पाते हैं। आज के दिन में तो लंगेट सीट उनकी सेफ दिख रही है आज के दिन में, क्योंकि वो उसका घर भी है, वहाँ से उसने सारी पॉलिटिक्स की हुई है। जो भी उसका पॉजिटिव या दूसरा पहलू रहा है वो सारा लंगेट में ही चला। ऋषि साहब भी जानते हैं लंगेट आज के दिन में इंजीनियर रशीद के पक्ष में लग रहा है थोड़ा है। लेकिन एक चीज़ बताइए, उमर अब्दुल्ला को हरा दिया लोकसभा में। अब उमर अब्दुल्ला फिर से उसी एरिया से, एक सीट तो उनकी वहीं से है, मैं सीट का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, आप बताएंगे। तो अभी क्या हाल है उमर अब्दुल्ला का? उमर अब्दुल्ला बडगाम से लड़ रहे हैं इस बार, वो लड़ रहे हैं गांधरबल से, जो कि सेंट्रल कश्मीर में आते हैं, नॉर्थ कश्मीर में नहीं आते हैं। अब इंजीनियर रशीद के लिए ये टेस्ट है कि एज एमपी वो कितना नॉर्थ कश्मीर में एमएलए जीत सकते हैं, क्योंकि असेंबली चुनाव का मुद्दा दूसरा होता है। असेंबली चुनाव में लोकल चेहरे भी होते हैं। यासिर ऋषि हो, शुएब लोन हो, उनकी अपनी छवि भी देखनी पड़ेगी कितनी है। खाली इंजीनियर उनको ऐड कर सकता है, चाहे यासिर ऋषि हो, नज़ीर अहमद खान हो, फिरदौस बाबा हो, ये जैसे कदावर नेताओं को अपनी छवि भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तभी जीतेंगे। क्योंकि पार्लियामेंट में आपका इंजीनियर रशीद डायरेक्ट एक फेस था उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। यहाँ लोकल नेताओं की छवि भी देखनी पड़ेगी, जो कि सीट और सीट वेरी करते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बारामूला में उनके अच्छे कैंडिडेट है, कई लोग कह रहे हैं कि सोनवारी में उनके कैंडिडेट का ठीक ठाक जनाधार है, कई लोग कह रहे हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज में उतना जनाधार नहीं है। तो किस हिसाब का कैंडिडेट इंजीनियर रशीद बिठाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो नॉर्थ कश्मीर में एक फैक्टर है। नॉर्थ कश्मीर में एक फैक्टर है। इंजीनियर रशीद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरी एक ज़ाती एक राय है इंजीनियर रशीद से। मैं एक अपील भी करना हूँ इंजीनियर रशीद से कि मेहरबानी करके अपनी जो ये बॉडी लैंग्वेज है इसको बदल दीजिए। आपकी जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अब देखिए उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि जैसे एक अनपढ़ इंसान बात कर रहा है। एक पढ़ा लिखा इंजीनियर डिग्री होने के बावजूद भी आगे वाला कहता है भाई, इस वजह से भी इसकी जो वोट पोजीशन है वो भी एकदम डाउन हो गई है इसकी बॉडी लैंग्वेज से। हाँ, उसमें उसको है, वहाँ पर अच्छे लोग हैं और बुरे लोग भी हैं। चेहरे अच्छे भी है, जैसे यासिर ऋषि है, एक अच्छा चेहरा है, शुएब लोन है, एक अच्छा चेहरा है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे बंदे हैं जो बिल्कुल आवाम को पसंद नहीं है। क्योंकि आज की डेट में कश्मीर का वोटर, इसको बहुत कुछ सिखाया इस लीडर ने। चोरी कैसे करनी है, किसको वोट डालना है और किसको पैसे खाना है, ये भी इसको लीडर ने ही समझाया है किस तरह क्या करना है। तो इस वजह से इंजीनियर रशीद की पोजीशन है, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं है इंजीनियर रशीद की कि हम कहेंगे कि बस पूरा क्लीन सेव करेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आगे ही। क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो नेशनल वोटर्स हैं उन्होंने अपना वोट नहीं बदला है। अगर वोट कहीं कट रहा है तो वो पीडीपी का कट रहा है, वो बीजेपी तो इसका तो मेरे ख्याल से यहाँ क्लीन बोल्ड है, इसका खाता पहले से ही नहीं खुलेगा। बाकी जो पार्टियाँ हैं वो वोट शेयर कट रहा है, पर इस पर एनसी का कोई भी एनसी पर कोई भी परेशानी नहीं है वोट शेयर का। बाकी इंजीनियर रशीद को मैं फिर से अपील कर रहा हूँ, इंजीनियर रशीद आपके माध्यम से, कि अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक कर दीजिए और लोगों के साथ अच्छी तरह से बात कर दीजिए। आपकी जो वोट रेटिंग है वो आपको, जो ये इमोशनल पॉलिटिक्स आप खेल रहे हैं, इस इमोशनल पॉलिटिक्स को बंद कर दीजिए। आप बिल्कुल सच्ची पॉलिटिक्स, अगर लोगों के लिए आप कुछ करना चाहिए तो आप आगे आ जाइए। मैं सबसे पहले बंदा हूं जो आपका अच्छी तरह से वेलकम करेगा, पर ये इमोशनल ड्रामा, ये इमोशनल पॉलिटिक्स, इसको बंद कर दीजिए। इंजीनियर रशीद की बात कर रहे हैं, लेकिन एक नाम और भी उसकी चर्चा भी करना चाहता हूं, गुलाम नबी आज़ाद। क्या है अब गुलाम नबी आज़ाद की पॉलिटिक्स क्या कहती है? गुलाम नबी आज़ाद की पॉलिटिक्स जब ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा था गुलाम नबी आज़ाद एक धमाकेदार फैक्टर होगा इस इलेक्शन में। लेकिन शायद ख़राबी सेहत की वजह से गुलाम नबी आज़ाद ऐन वक्त पर लगभग मैदान छोड़ के चले गए। अब लग रहा है कि चिनाब वादी की 1-2 सीटों में शायद सुनने में आ रहा है, डोडा ईस्ट, डोडा वेस्ट में उनका मुकाबला है। गुरेज 2-3 सीटों पर वो मुकाबला कर रहे हैं। हालाँकि उनमें ये अपॉर्चुनिटी थी कि अगर वो अपने पार्टी को चलाते तो वो शायद 20-25 सीटों में डायरेक्ट मुकाबले में होते और एक बड़ा पोलिटिकल फोर्स
आज के दिन में आप गुलाम नबी आज़ाद को ही मानते और उसको डिस्कस करते, लेकिन जो उनकी हेल्थ कंडीशंस रही और उनका कोई पॉलिटिकल सक्सेसर नहीं होने की वजह से आजकल गुलाम नबी आज़ाद इज़ अ वेरी माइनर फैक्टर नाउ इन कश्मीर पॉलिटिक्स। शायद उनका सेहत भी ख़राब चल रहा है जिसकी वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, और यही वजह है कि गुलाम नबी आज़ाद को आज माइन्यूटली इस इलेक्शन में डिस्कस किया जा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद एक बड़ा चेहरा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ लंबा वक्त गुजारा उन्होंने और सब कुछ कांग्रेस से ही पाया, लेकिन वन फाइन डे जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी तो गुलाम नबी आज़ाद 5 पन्नों के इस्तीफानामे से पार्टी छोड़ देते हैं। उसके बाद वो अपनी पार्टी बनाते हैं। उनकी कहानी हमारे तमाम साथी दर्शक जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन यहाँ से जब चुनाव का वक्त आता है तो वो खुद को अलग कर लेते हैं। और जो कह रहे हैं अभी रमीश जी की स्थिति ये हुई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नासाज है, लेकिन क्या पॉलिटिक्स में तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं, इफ बट्स बाएं दाएं सब। देखिए, सेहत राजनीतिक रूप से भी खराब होती है कई बार, और जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद का मसला है, देखिए उन्होंने काफ़ी लेट, मैं कहूँगा अपने लाइफ के ये कदम उठाया, और उस वक्त कदम उठाया कि जब उनको नहीं उठाना था ये कदम। और आप देखिएगा कि समाज बहुत बुरी तरीके से 2024 के जनरल इलेक्शन ने बता दिया कि समाज की थिंकिंग क्या है, उसकी ब्रेन मैपिंग क्या है। समाज ये सोच रहा है कि किसको विपक्ष में बैठाना है, किसको सरकार में लाना है। सरकार में लाना है तो कितना ताकतवर रखना है, कितना कमज़ोर रखना है। पोलराइज है, और उस पोलराइज माहौल में गुलाम नबी आज़ाद मुझे भविष्य के कैप्टन अमरिंदर सिंह लगते हैं। जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन चुनाव के वक्त ऐन चुनाव के वक्त उन्होंने पाला बदला और पार्टी छोड़ी। उसके बाद अब कहाँ हैं पता नहीं। पार्टी बनाई और पार्टी, हाँ बिल्कुल, अब कहाँ हैं ये पता नहीं, लेकिन ये पंजाब की राजनीति। कैप्टन अमरिंदर सिंह वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़े थे, अपनी पार्टी बनाई थी उन्होंने, लेकिन और बीजेपी का साथ देते हुए नजर आए थे, लेकिन अब फिर से वही हाल वही हश्र हम गुलाम नबी आज़ाद का देख रहे हैं। और बहुत सही कह रहे थे रमीश जी कि शायद आज की तारीख में अगर गुलाम नबी आज़ाद मेहनत करते और इस चुनाव में बहुत मजबूती के साथ अपनी भागीदारी निश्चित करते तो शायद आज हम उनकी चर्चा कर रहे होते। लेकिन उनकी चर्चा थोड़ा सा सिर्फ इसलिए कि हाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव है और गुलाम नबी आज़ाद की बात न करें तो शायद ये चर्चा यहाँ अधूरी रह जाएगी, इसलिए उनका जिक्र हम कर रहे हैं। वरना इस पॉलिटिक्स में अब गुलाम नबी आज़ाद की चर्चा उतनी नहीं हो रही है जितनी कि इंजीनियर राशिद की हो रही है। तो एक बढ़ता हुआ चेहरा है इल्तिजा मुफ्ती। हाँ, इल्तिजा मुफ्ती के बारे में भी समझना चाहूँगा। इनसे समझते हैं रमीश जी से कि इल्तिजा मुफ्ती एक उनके जितने भी अभी बयान आ रहे हैं, इंटरव्यूज हैं, उसमें एक अलग एग्रेसिवनेस के साथ वो दिखाई दे रही हैं। उनकी पॉलिटिक्स, और हालांकि ख़ानदानी पॉलिटिशियन हैं, बट चुनाव में और अब यहाँ से आगे कैसे देखा जाए उनको। इल्तिजा मुफ्ती, आपने अच्छा सवाल पूछा। इल्तिजा मुफ्ती को मैं बहुत सारे वीडियोस एज अ वरिष्ठ पत्रकार देखता हूँ यहाँ पे। इल्तिजा मुफ्ती एक प्रॉमिसिंग चेहरा है, करिश्मा है उसमें, करिश्मेटिक चेहरा है इल्तिजा मुफ्ती, और बोलती बड़े इमोशन से है, बोलती बड़े फोर्स से है। तो इल्तिजा मुफ्ती एक प्रॉमिसिंग चेहरा तो है इस इलेक्शन का, और यूथ के साथ एक कनेक्ट भी है, स्लोगन्स भी शाउट करती है वक्त पे, काफ़ी उसके वीडियोज़ वायरल भी हो जाते हैं, इमोशनल पॉलिटिक्स भी करती है, और दिल से बोलती है। इल्तिजा मुफ्ती में बड़ी क्वालिटी है कि दिल से बोलती है। ये नहीं पता है कि अब जब अपने पुरखू की पॉलिटिक्स में आएगी तो क्या दिल को कंटिन्यू कर भी। अभी तक जो इल्तिजा मुफ्ती है दिल से बोल रही है, तो वो दिल से बोलने वाली पॉलिटिशियन है। वो मेरे ख्याल से कश्मीर में मद्देनजर रखते हुए उसको दिल से कंटिन्यू बोलना पड़ेगा। वो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी उसको नहीं सीखनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात है कि लोग चाहेंगे कि एज अ डायनास्टिकल एरोगेंस उसमें ना हो, क्योंकि यहाँ कश्मीर में बड़ी शिकायत रही है एनसीपीडीपी के साथ क्यों उनको घुमंड हो जाता है। तो इल्तिजा अगर उस पॉलिटिकल घुमंड से बची तो बड़ी नेता बनेगी। महबूबा से इल्तिजा कैसे फ़र्क है उनकी राजनीति में, नीतियों में, मुद्दों पर?
ये मुझे लगता है अगर महबूबा और इल्तिजा की तुलना की जाए, इल्तिजा दिल से ज़्यादा बोलती है, उसमें ज़्यादा अभी डिप्लोमेटिक अप्रोच नहीं है और कनेक्ट कर पाती है और ज़्यादा क्या वो राहुल गांधी के करीब नजर आती हैं, जैसे जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है? आ सकती है, लेकिन उसके लिए नहीं, नहीं, मैं वो ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है, बोलने का जो तरीका है, राहुल गांधी का जो इमोशनल फीलिंग अपील करने का जरिया, वहाँ वहाँ पर इल्तिजा नहीं पहुँचेगी, क्योंकि राहुल जी एक मंजे हुए पॉलिटिशियन है। आज ये पिछले 1940 से पहले भी इसकी एक कनेक्टिविटी है पॉलिटिक्स के साथ। ये जानता है, इसने पहचान लिया है कि हमारे हिंदुस्तान के जो वोटर्स है, जो हमारी जनता है, जो बेचारी पिछड़ी हुई है, इसको कैसे आगे लाया जाए। ये एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। इससे एक लोगों में भी एक उत्साह, एक सटंकता जाती है, नहीं आगे वाला जो है ये एकदम सही बोल रहा है, और एक नौजवानों में एक अलग सी सटंकता आ रही है कि नहीं, अगर कोई है राहुल जी जो अभी आ रहा है, जैसे आप पहले भी आए थे जिस दिन वो भारत जोड़ो यात्रा, आप देखिए उस कितना बर्फ़ चल रही थी, ठिठुरती सर्दी थी, उसके बावजूद भी बच्चे बूढ़े औरतें सब राहुल जी की, जब तक ये प्यार नहीं है, जब तक ये मोहब्बत नहीं है, जब तक दिल वहाँ से नहीं खुला है, जो मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने चलाई है, वो मोहब्बत की दुकान आगे देखकर देखिए कि उसमें कितने फल फूल लगेंगे। आप एक बात जो है, डल लेक की भी बात कर ली जाए, बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ हाउस बोट्स का है, पीछे भी मार्केट गया है, यहाँ होटल्स हैं, लोग रहते हैं। और मैं कुछ साल पहले हाउस बोट में रहा तो देखा कि सुबह बच्चे शिकारा में बैठ के स्कूल भी जाते हैं यहाँ से। और ये यहाँ पे पोलिंग बूथ भी बनते हैं, ये असेंबली कंस्टिट्यूंसी भी है। करीब 25,000 लोग रहते हैं अंदर, हाँ लगभग उससे ज़्यादा 25-30 हज़ार लोग डल लेक के अलग अलग टापुओं में रहते हैं। इकोनॉमी का बहुत बड़ा जरिया है यहाँ के। विक्टोरिया में यहाँ पे होटल्स हैं, दुकानें हैं, मार्केट। और जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारी दो नाव के बीच में से भी कई सामान बेचने वाले और चाय बेचने वाले और कहवा बेचने वाले निकल गए। तो ये अपने आप में एक शहर है जो नदियों लेक के बीच में है। और सुबह हम लोग मौका लगेगा तो आएंगे। यहाँ सुबह सब्जी मार्केट भी लगता है, जो दुनिया का अनोखा फ्लोटिंग सब्जी मार्केट है, पानी में तैरता हुआ सब्जी मार्केट है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं। जैसे मेरे दोस्त परवेज़ ऋषि साहब ने काफ़ी जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स को यहाँ पे ट्रेन किया है जम्मू कश्मीर में। ये एक हमारी सीनियर फिगर रह चुके हैं, जो मेंटोर रहे हैं काफ़ी जर्नलिस्ट्स के और काफ़ी एक्टिविस्ट्स को। इन्होंने काफ़ी ग्लोबल एक्सपोजर है इनको। इन्होंने एक अच्छी चीज़ पे इशारा दिया कि जो यहाँ के पॉलिटिशियन है वो तभी कनेक्ट कर पाएंगे लोगों के साथ जब उनमें वो डायनास्टिकल घुमंड जाएगा। जैसे कि राहुल गांधी ने समझा कि कांग्रेस को अब घुमंड छोड़ना है और लोगों के साथ कनेक्ट होना है, तो उसको भारत जोड़ो की यात्रा की शेप में लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो जो भी डायनास्टिकल पार्टी है उसको बीजेपी ने कहाँ मारा है इस देश में, सबसे बड़े पॉइंट घुमंड पे मारा है कि ये लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करते, लोगों के लिए इनके दरवाजे खुले नहीं है। तो घुमंड की राजनीति को, चाहे वो इल्तिजा हो, उमर अब्दुल्ला हो, घुमंड की राजनीति को इनको छोड़ना पड़ेगा, तभी ये लोगों में अपना लंबा जनादेश बना पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम हम श्रीनगर के डल लेक से आप तक लेके आ रहे हैं। और डल लेक की अपनी यहाँ की जो मौजूदगी देखिए, हम लोग तो मौजूद हैं ही, लेकिन इसकी खुद की एक विरासत है डल लेक। और वो विरासत क्या है कि यहाँ एक बहुत पहले से जो कुछ चलता आ रहा है, जिसमें अभी प्रशांत टंडन जी बता रहे थे कि यहाँ सुबह सुबह आप आएंगे तो फ्लोटिंग सब्जी मार्केट है, होटल हैं, फ्लोटिंग बहुत सारे अलग अलग नाम देख रहा हूँ होटल्स के जो हैं, शिकारा हाउस बोट्स हैं। बहुत आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं सिर्फ इतना जोड़, मैं पहले भी राजू जी लास्ट ईयर जब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ राहुल जी आए थे, तब भी मैंने आपको बोला कि आप मेरी एक मैसेज पहुँचाइए मोदी जी को कि अब यहाँ पर क्रॉस फायरिंग नहीं हो रही है, अब बच्चों के हाथ में बंदूक नहीं है, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं है, अब इनके हाथ में ये ड्रग्स मत दे दो। इसके लिए आप कोई ऐसा सिस्टम तैयार करो कि ये ड्रग्स यहाँ कश्मीर में ना पहुँचे। मेहरबानी करके इन बच्चों को बचाओ। अगर हमने मरने से बचाया, गोली लगने से बचाया, पर ड्रग्स से हमारे बच्चों को मत मारिए। इसके लिए मैं फिर से अपील कर रहा हूँ मोदी जी से कि मेहरबानी करके
ये यहाँ की खबरें दुनिया की खबर बनती है। दुनिया भर में लोग कश्मीर को देखते हैं। कश्मीर में जम्मू को नहीं, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो कश्मीर में क्या कुछ होने जा रहा है ये इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और इसीलिए ज़रूरी भी है कि हम जब इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला वक्त, खासकर चुनाव का वक्त, और एक फेज का चुनाव हो चुका है, दूसरे फेज 25 तारीख को दूसरे फेज का मतदान होना है और तीसरे फेज का मतदान 1 अक्टूबर को होना है। 8 अक्टूबर को इसकी मतगणना होगी, यानी कि रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर सरकार किसकी बनती है। अभी तक तो एलजी की सरकार है ये कह लें, और पिछले 370 हटाने के बाद से तो लगातार यहाँ पर एलजी बने हुए। पहले सत्यपाल मलिक थे और अब उनके बाद मनोज सिन्हा हैं। और जो कुछ चल रहा है, गवर्न हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है। लेकिन यहाँ के लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, जैसे परवेज रैशी हैं और हमारे साथी इधर रमीश जी हैं। दोनों जो बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि यहाँ से और दिल्ली की तरफ देखने वाले लोग क्या क्या देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ अमन हो, शांति हो। और लेकिन एक सवाल करना चाहूँगा, शांति की जब बात हो रही है तो क्या 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया? पूरी तरह से तो नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि वायलेंस का ग्राफ कम हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमने देखी माइनॉरिटी की टारगेट किलिंग्स वो जारी रही। लेकिन हाँ, एक स्तर पे कि वो ज़्यादा कोहराम वाले दिन नहीं रहे। किलिंग्स और वायलेंस का ग्राफ बिल्कुल डाउन हुआ है। वो तो क्या आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये बात सच है कि कश्मीर में अमन शांति है, लेकिन इस अमन शांति का फ़ायदा तब मिलता है जब यहाँ पर डेमोक्रेसी भी रिस्टोर हो जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। तब वो यहाँ का विकास यहाँ के लोग जैसा चाहते हैं वैसा विकास होता। हम दिल्ली में बैठकर कश्मीर का विकास नहीं तय कर सकते हैं, हमको समझ में नहीं आएगा। यहाँ के लोग, यहाँ की हुकूमत जब रहेगी, यहाँ के लोगों की हुकूमत होगी जो अकाउंटेबल होगी, और वो भी फुल स्टेटहुड के साथ। हम लोग राजीव जी दिल्ली से आते हैं और दिल्ली में आधी स्टेटहुड का हम लोग देख रहे हैं खामियाजा क्या है कि एक सड़क टूटती है, वो जो है एमसीडी बनाएगी कि दिल्ली सरकार बनाएगी, ये तय नहीं हो पाता है। फिर फाइल एलजी रोक लेते हैं, मुख्यमंत्री और एलजी में जो है वो विवाद रहता है। असेंबली को पूरी पावर नहीं है, उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल। तो ये फुल स्टेटहुड की मांग इसलिए बहुत जायज़ है कि और इतना बड़ा सूबा है कि 90 सीटें ज़रूर हैं, लेकिन बहुत फैला हुआ है कश्मीर और जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन। उसकी हुकूमत, उसकी असेंबली बगैर फुल स्टेट के नहीं चल सकती। दिल्ली के भेजे ब्यूरोक्रेट्स इसको नहीं चला सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अभी हम लोग तो अब हमने शुरुआत की है कश्मीर में क्या कुछ होने जा रहा है। और पहले फेज के मतदान के बाद, पहले फेज के मतदान में जैसा रमीश जी और परवेज जी बता रहे थे कि यहाँ उत्साह देखा जा रहा है। क्या दूसरे फेज में भी वैसे ही मतदाताओं के बीच उत्साह होगा? क्या यहाँ के लोग, यहाँ के वोटर्स उसी हिसाब से निकल के बाहर आएंगे जिस हिसाब से पहले फेज में निकल के आए बाहर, कुछ सीटों को छोड़ दें तो? और ये उत्साह बना रहे और लोकतंत्र का जो ये सबसे बड़ा पर्व होता है जिसमें वोट डालने का, आप जाइए वोट डालिए। ये अपील कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी हमारी तरफ से है कि वोट डालिए जिस दिन आपके यहाँ वोटिंग है और अपनी सरकार चुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सरकार को चुनने से पहले पॉलिटिशियंस क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर निगाहें हमारी टिकी हुई हैं। इस डल लेक से जो हम आप तक पहुंचा रहे थे, इसमें कश्मीर को जानने समझने की हम कोशिश कर रहे थे। यहाँ की संस्कृति के साथ साथ यहाँ की राजनीति को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। दो साथी हमारे रमीश जी और परवेज जी के साथ प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरी टीम कश्मीर में डीबी लाइव देशबंधु की टीम, और हम आप तक पहुँचाएँगे ऐसी तमाम खबरें जो आपको जानना ज़रूरी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।